हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को करेंगे फिनिश और अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अभी तक हमने न्यूरल टिश्यू के कंपोनेंट, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उनमें कैसे एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, कंडक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, उसके बारे में स्टडी कर लिया। नाउ इट इज टाइम टू बिगिन विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डील करने वाले हैं। न्यूरल सिस्टम इज अ मोर एप्रोप्रिएट टर्म, ओके, बिकॉज न्यूरॉन्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, तो हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, पहले इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो प्रिंसिपली हम कैसे डिवाइड करेंगे हमारे न्यूरल सिस्टम को। तो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो सेंट्रल बता रहा है कि यहां पर ही मेन चीजें इंक्लूडेड होंगी, और पेरिफेरल मतलब उसी के अराउंड या उसी के अराउंड जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं इस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अराउंड, वो यहां पर पेरिफेरल में कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, ओके। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि जो चीफ ऑर्गन्स हैं जो हमारे न्यूरल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, वो यहां पर कंसीडर किए जाएंगे, विच इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वहीं पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड नर्व्स होंगी वो कंसीडर की जाएंगी अंडर द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर सारी की सारी नर्व्स आपको पढ़नी होंगी जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम को बाकी के बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं। ओके ओके, सो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में वी हैव द नर्व्स, जिनमें आती हैं सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स। फाइन, अब देखो ये न्यूरल सिस्टम में आपको नर्व्स मिल रही हैं, वो अराइज भी कहां से कर रही हैं? आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही। सो ब्रेन से अराइज करने वाली जो आपको नर्व्स मिलती हैं उन्हें हम बुलाते हैं द क्रेनियल नर्व्स। क्या बुलाते हैं? द क्रेनियल नर्व्स, विच आर 12 पेयर्स इन आवर बॉडी। और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करने वाली जो नर्व्स हैं उन्हें हम बुलाएंगे द स्पाइनल नर्व्स, जो कि हैं 31 पेयर्स इन आवर बॉडी। और ये नर्व्स क्या कर रही हैं? भले ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइव कर रही हैं, बट ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई पहुंचा रही हैं नर्व्स का। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो है वो फॉर्म कर रही हैं द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब मैंने इसमें बताया जो नेचर है इन नर्व्स का वो वेरिएबल हो सकता है, राइट? जैसे क्रेनियल नर्व्स हैं, दे कैन बी सेंसरी, दे कैन बी मोटर, बट जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर ऑलवेज मिक्स्ड, मतलब वहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन दोनों के ही एक्सॉन्स का बंडल मिलेगा आपको। फाइन, अब यहाँ पर जो मोटर नर्व्स है ना, मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सभी को याद होगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कन्वे करके लेकर जाती हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन, जो कि जनरली या तो कोई मसल होती है या फिर कोई ग्लैंड होती है। अब अगर जिस मसल या फिर ग्लैंड तक मैसेज लेकर जाया जा रहा है, अगर उसकी फंक्शनिंग हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, दैट मीन्स अगर वो वॉलंटरी मसल तक मैसेज लेकर जा रही है मोटर नर्व्स, जो कि कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, अगर वो मैसेज लेकर जाती हैं किसके पास? वॉलंटरी मसल्स तक, तो ऐसा जो न्यूरल सिस्टम है या फिर ऐसी नर्व्स का जो कलेक्शन होगा जो कि हमारे वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करेंगी, दे विल फॉर्म अनदर टाइप ऑफ न्यूरल सिस्टम विच इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। वाइल वो मोटर नर्व जो कि मैसेज को कन्वे करेंगी टू दोज ऑर्गन्स या फिर मसल्स जो कि जिनकी फंक्शनिंग हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, दैट मीन्स वो इनवॉलंटरी मसल्स तक अपना मैसेज कन्वे करेंगी या उनके अंदर इफेक्ट लाएंगी, दोज आर गोइंग टू बी ऑल कंसिडर्ड अंडर द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो ऐसी नर्व्स जो कि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगी, दे वुड बी अंडर द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ना, जिनमें इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग रेगुलेट हो रही है, वो भी दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। अब यहां पर कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। ठीक है, अगर बढ़ा देंगी तो उनको कंसीडर किया जाएगा अंडर द सिस्टम विच इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। वहीं पर कुछ नर्व ऐसी होंगी जो कि इंटरनल ऑर्गन्स जो कि इनवॉलंटरी है उनकी एक्टिविटी को वापस से नॉर्मलाइज करेंगी या घटा देंगी, तो उनको हम बुलाते हैं द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये जो न्यूरल सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी को, देखो ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो बेसिकली आपकी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। वहीं पर जब इमरजेंसी चली जाती है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम वापस से हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने में हेल्प करता है।
ठीक है। ओके, सो आई होप ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम बिगिन करने वाले हैं विद द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम एक ही कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे विच इज गोइंग टू बी द ब्रेन। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, हमारे रिड्यूस्ड नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के ही स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वील बी टेकिंग अप फर्दर। तो चलो बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला ऑर्गन, ठीक है। एंड ये एक्ट कैसे करता है? इट एक्ट्स एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये कमांड देगा और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फाइन, तो आइए अब हम देखते हैं द मेजर फंक्शंस जो कि हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। तो इनमें सबसे पहले तो भाई ये कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स को और फंक्शनिंग ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को भी। तो जो भी वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी, जो भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उन सभी की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंडली ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी हेल्प करता है, मतलब बैलेंस मेंटेन करने को भी हेल्प करता है। तो कैसे करेगा? आप देखोगे ब्रेन का एक पोर्शन होता है, छोटा सा पोर्शन, विच इज कॉल्ड द सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है ना, ये हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी को इवन पोस्चर मेंटेन करने में भी, बैलेंस्ड पोस्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। फिर आता है अनदर फंक्शन, भाई ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि इसका थर्मो रेगुलेशन में भी रोल है। हंगर, थर्स्ट एंड सर्गेडियन रिदम, यानी कि 24 आवर की जो साइकिल होती है ना हमारी बॉडी की, बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे हम बुलाते हैं, उसको भी ये रेगुलेट करता है। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली द साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, मतलब ये वो जगह है जहां पर जो हम देख रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है। भाई हम क्या देख रहे हैं उसके बारे में हमें जो पता चलता है ना, वो यहीं से ब्रेन से ही पता चलता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आंखें देख रही हैं, जो भी चीज़ें हमारी आंखें देख रही हैं, उन सबको प्रोसेस करना, या फिर जो भी हम सुन रहे हैं या जो हमें बोलना है, जो हमारी मेमोरी है, वो सभी की सभी यहीं पर प्रोसेस होती है। इवन इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर हमारी सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। ब्रेन ही सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या करता है, हमें और एनालिटिकली, लॉजिकली सोचने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स इमोशंस एंड इवन द थॉट्स, ठीक है। सो आई होप ब्रेन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुका होगा ना। अब हम एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि ब्रेन की पोजीशनिंग कैसे है हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्रेन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है, आपको पता है, हमारे स्कल के अंदर। सो इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल। बट स्कल के नीचे भी, मतलब स्कल तो एक बोनी पोर्शन हो गया जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है ब्रेन को, बट स्कल के नीचे भी ना आपको 3 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी जो कि अगेन ब्रेन के डायरेक्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम मेनिंजीज बुलाते हैं। सो बिलो द स्कल इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल मेनिंजीज। सो वन इज कॉल्ड द ड्यूरा मैटर, अदर वन इज कॉल्ड एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली को पाया मैटर बुलाते हैं। तो ध्यान से देखो, चलो यहाँ पर इस फिगर को देखो। यहाँ पर जब हम ब्रेन का सेक्शन देख रहे हैं, या फिर इवन हम यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं, स्कल का सेक्शन देख रहे हैं, तो हमने इतना पोर्शन कट किया। तो सबसे पहले तो आपकी स्कल बोन दिखाई दे रही होगी, क्रेनियल बोन, राइट। क्रेनियल बोन के नीचे आती हैं दी 3 मेनिंजीज। मेनिंजीज इज अ प्लूरल टर्म और सिंगुलर टर्म होता है द मेनिंग्स, ठीक है। मेनिंग्स इज द सिंगुलर टर्म। सो यहां पर 3 मेनिंग्स प्रेजेंट है। ड्यूरा मैटर, देखो नाम क्या है, देखो ड्यूरा वर्ड बताता है द टफ, और मैटर मतलब द मदर। तो इसका नाम ही ना लिटरल मीनिंग होता है द टफ मदर। तो यहां पर क्या होगा, कुछ फाइब्रस लेयर जो है वो क्या करने वाली है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ टफ लेयर। तो ड्यूरा मैटर, स्कल के नीचे क्या मिलेगी, ड्यूरा मैटर, फर्स्ट मेनिंग्स। सेकेंडली आपको मिलेगी एरेक्नॉइड। अब ये जो एरेक्नॉइड है ना, सेकेंड वाली देखो यहां पर, दिस एरेक्नॉइड, ये एरेक्नॉइड मैटर जो है इसका नाम आता है फ्रॉम द वर्ड स्पाइडर, बिकॉज एरेक्नी वर्ड है ना, एरेक्निडा क्लास होती थी, इट वॉज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ दी स्पाइडर्स। इसका स्पाइडर लाइक अपीयरेंस की वजह से ही, वेब लाइक अपीयरेंस की वजह से ही इसको हम लोग एरेक्नॉइड बुलाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेब लाइक, स्पाइडर वेब लाइक, ठीक है। एंड लास्टली आती है द सॉफ्ट मदर, जिसे हम पाया मैटर बुलाते हैं, बिकॉज पाया मीन्स सॉफ्ट। तो आपको सबसे इंटरनल एक लेयर देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द पाया मैटर। सो दिस इज पाया मैटर, लिटरली मीन्स करता है द सॉफ्ट मदर, और ये जो लेयर है ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है विद द ब्रेन। फाइन, अब एक चीज नोटिस करो, ड्यूरा मैटर के नीचे की जो स्पेस होती है, आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम सब ड्यूरल स्पेस बुलाते हैं। सो इट हैज सब ड्यूरल स्पेस। सिमिलरली एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में भी ना एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, और उस स्पेस को पहले तो हम बुलाते हैं सब एरेक्नॉइड
स्पेस, और इस सब एराक्नॉइड स्पेस में फिल्ड होता है एक फ्लूइड जो कि न्यूट्रिशियस है और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी मैकेनिकल शॉक, और उसको हम बुलाते हैं द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बुलाएंगे। CSF तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है? इन दी सब एराक्नॉइड स्पेस। यहां पर जो स्पेस है ना एराक्नॉइड और पायोमेटर के बीच में, इट इज फ्लूइड फिल्ड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच इज बोथ न्यूट्रिशियस एंड हेल्थ प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, ठीक है, अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी। तो बच्चों नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप इज द डिविजन्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन बीइंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसके वेरियस पार्ट्स हैं बच्चों, जिन्हें हमें अगर सही से पढ़ना है उसके लिए हमें ब्रेन को डिवाइड करना पड़ता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर ब्रेन को डिवाइड करने वाले हैं टू 3 रीजन्स। सो ब्रेन, जिसका दूसरा नाम आपको पहली चीज पता होना चाहिए, ब्रेन को ना हम एक और नाम से बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनसेफेलॉन। व्हाट इज इट कॉल्ड? एनसेफेलॉन। सो जो एनसेफेलॉन है या ब्रेन जो है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला रीजन जिसे हम बुलाते हैं द फोर ब्रेन, जिसको कि इवन हम बुलाते हैं एज प्रोसेंसेफेलॉन। क्या बुलाते हैं? प्रोसेंसेफेलॉन। सिमिलरली वी हैव अ मिड ब्रेन, बीच वाला जो हिस्सा होगा उसे हम बुलाते हैं मिड ब्रेन, और इस मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मीजेंसेफेलॉन। क्या नाम है दूसरा? मीजेंसेफेलॉन। एंड लास्टली वी हैव द हाइंड ब्रेन, ओके, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, एंड इवन इट इज कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बुलाते हैं इसको? रोम्बेनसेफेलॉन। सो प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन तीनों मिलकर बनाते हैं द ब्रेन। इनको सिंपली हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी बुला सकते हैं। अब देखते हैं इन पर्टिकुलर पार्ट्स के भी कौन कौन से सब पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फोर ब्रेन है वो कंपोज होता है ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, जिनमें आते हैं द सेरिब्रम, राइट, जो कि मेजर पोर्शन हमारे ब्रेन का कवर करके रखा हुआ है, राइट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन वी हैव इज द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी हैव इज द मिड ब्रेन, जिसमें हमें मिलते हैं 2 स्ट्रक्चर्स, वन इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड द अदर वंस आर कॉल्ड द सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। एंड लास्टली आता है हमारे पास द हाइंड ब्रेन, जिनमें हमें पढ़ना है अबाउट द 3 पार्ट, जिनमें आते हैं सेरिबेलम, the second largest part of the brain, okay, then we have is pons viruli and lastly medulla oblongata. So ये तो था major division of the brain. अब हम begin करने वाले हैं with the very first division which is the forebrain or the prosencephalon, जिसके very first part को हम deal करेंगे in the upcoming slide and that is cerebrum. तो चलो बच्चों start करते हैं with the cerebrum ना। जैसा कि मैंने बताया था cerebrum form करता है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन, सो इट कवर्स और फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंडली अगर हम इस बात को देखें कि इसका सरफेस अगर हम ऊपर से देखते हैं, सेरिब्रम ना आपको टॉप व्यू पे ऊपर से देखने में बहुत क्लियरली नजर आएगा हमारे ब्रेन का हिस्सा। सो देख रहे हो ये जो पूरा पोर्शन दिखाया जा रहा है टॉप से, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो कवर करके रखा है दैट इज द सेरिब्रम इटसेल्फ, ओके। अब ये जो सेरिब्रम है ना, जब आप इसके सर्फेस को देखते हो यू विल फाइंड इट इज नॉट इवन, है ना, ये स्मूथ नहीं है, इसमें आपको रादर कुछ फोल्ड्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आएंगे, बहुत सारे एलिवेटेड रीजन्स नजर आएंगे, जिन्हें हम बेसिकली बुला सकते हैं एज रिजेस, या फिर जिनको हम साइंटिफिकली टर्म देते हैं दी गायराई। तो आपको यहां पर कुछ एलिवेटेड पोर्शंस नजर आएंगे कॉल्ड दी गायराई, और कुछ डिप्रेशंस नजर आती हैं, यू सी दीज डिप्रेशंस, दीज आर कॉल्ड दी सल्साई और दी सल्काई। अब ध्यान से देखो, गायराई का सिंगुलर टर्म इज गायरस एंड सल्साई का सिंगुलर टर्म इज द सल्कस। नाउ पे अटेंशन, जो सरफेस है मैंने बताया था उसमें आपको बहुत सारे एलिवेटेड रिजेस मिलेंगे जिन्हें हम गायराई बुलाते हैं, और बहुत सारी डिप्रेशन या ग्रूव्स मिलती हैं जिन्हें हम सल्साई बुलाते हैं। ये बात तो बता ही दिया। अब कुछ ऐसे डिप्रेशन भी हैं जो कि आपके सेरिब्रम के बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रही है, एंड दैट इज वेरी डीप इनफ। तो जो सल्साई काफी डीप हो जाती है ना, उनको हम फिशर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फिशर्स। तो ये आप देख रहे हो आपके सेरिब्रम के बीचों बीच ना आपको एक डीप डिप्रेशन देखने को मिल रही है, एंड दैट इज अ फिशर, और ये राइट सेंटर से पास कर रही है ब्रेन के, हेंस कॉल्ड द सेंट्रल फिशर। सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल फिशर। पे अटेंशन, ये जो सेंट्रल फिशर है ये ब्रेन को या सेरिब्रम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ओके। तो ये जो 2 इक्वल हाफ्स है ना, दे आर कॉल्ड द हेमिस्फीयर्स और द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब सिंस ये वाला हेमिस्फीयर लाई कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट इज कॉल्ड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये वाला लाई कर रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड, हेंस कॉल्ड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सो रिमेंबर, अ डीप सेंट्रल फिशर और अ डीप क्लेफ्ट दैट रन्स
right from the center of the cerebrum divides the cerebrum longitudinally into two hemispheres, the left and the right cerebral hemispheres. Point clear है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं सेरिब्रम के बारे में. तो सेरिब्रम को ना, ये जो हमारा सेरिब्रम या हेड वाला पोर्शन है, उसको जब हम ना ऐसे सेक्शन में कट करते हैं, जैसे अगर मैं पिछली वाली स्लाइड में दिखाऊं, अगर मैं मेरे ब्रेन को ना ऐसे कट करके सामने से देखूं, समझ रहे हो, तो उसको मैं कोरोनल सेक्शन में कट कर रहा हूं. आई एम कटिंग इट लॉन्जिट्यूडनली और उसको फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो ऐसे काट के सामने से देख रहे हैं. ओके, तो देखो आपको कैसा नजर आएगा. यू विल फाइंड ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, दिस इज वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज अनदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स. तो देयर इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, यानी कि एक्सॉन्स का यहां पर आपको थिक बैंड मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. You see, this thick band is called corpus callosum. क्या कहलाता है ये? corpus callosum, जो कि यहाँ मेंशन भी है. So what is it basically? It is a thick band of nerve fibers. Point clear है? So, ये तो बात हो गई कोरोनल सेक्शन की. कोरोनल सेक्शन यानी कि मैंने बताया ना, हम अपने ब्रेन को यहां से सामने से ऐसे कट करके फ्रंट व्यू से देख रहे हैं आपके साइड से. ओके, सो ये हो गया हमारा कोरोनल सेक्शन में कैसे जॉइनिंग हो रही है. जब हम साइड से देखते हैं, यानी कि सैजिटल सेक्शन में, हमने क्या किया, अपने हेमिस्फीयर्स को बीचों बीच से सेपरेट कर दिया. अगर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उनको मैंने ऐसे सेपरेट करके आपको अगर दिखाया, तो ये वाला जो पोर्शन, जो सेक्शन नजर आएगा, इट इज कॉल्ड द सैजिटल सेक्शन. तो सैजिटल सेक्शन में आपको कॉर्पस कैलोसम, ये सेम बैंड ना ऐसे सी शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस. दिस इज ओनली द कॉर्पस कैलोसम. होपफुली आपको यहां पर पोजीशनिंग समझ में आ गई होगी. व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? ये वो बैंड ऑफ थिक, यू नो, इट इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करके रखता है. ये बात आ गई ना समझ? चलो ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के वेरियस लोब्स की. आप देखोगे जो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन हेमिस्फीयर एट द मोमेंट. तो जब आप एक हेमिस्फीयर को साइड से देखते हो ना, तो वो आपको चार लोब्स पोजेस करता हुआ नजर आएगा. यू विल फाइंड कि वो चार लोब्स में डिवाइडेड है. मैंने बताया था कि जो सेरिब्रम है उसका सरफेस पे क्या है, देयर आर रिजेस एंड ग्रूव्स. तो कुछ ग्रूव, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत डीप रन करती हैं. तो एक ऐसी ग्रूव जो है वो इस तरीके से रन कर रही है. दिस सल्कस जो कि काफी डीप चला गया है, वो क्या कर रहा है, डीप होने की वजह से आपके इस पोर्शन को सेरिब्रम के पीछे वाले पोर्शन से सेपरेट कर दे रहा है. राइट, सो इस वाले सल्कस को वी कॉल अ स्पेशल नेम, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं. दिस सल्कस इज कॉल्ड द सेंट्रल सल्कस. इसको हम क्या बताते हैं, द सेंट्रल सल्कस. ये सेंट्रल सल्कस आपके ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फ्रंटल रीजन में, फ्रंटल बोले तो इनको देखो, जो जितने भी लोब्स है ना, उनके नाम इसी बेसिस पे पड़े हैं. दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द बोन, जिसके क्रेनियल बोन जिसके सामने वो प्रेजेंट है. सो ये वाला जो ब्रेन का हिस्सा है ना सेरिब्रम का, ये आपकी फ्रंटल बोन के साथ के नीचे लाया करता है, इसीलिए इसको फ्रंटल लोब बुलाया ऑफ द ब्रेन. सिमिलरली ये सेंट्रल सर्कस पीछे वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पर पेराइटल लोब में डिवाइड कर देता है. तो ये पीछे वाला हिस्सा पेराइटल लोब है. देयर इज गोइंग टू बी अनदर सर्कस. तो देखो एक और सर्कस जो है वो डीप रन करेगा इस तरीके से, और वो इस पेराइटल लोब को नेक्स्ट लोब से डिवाइड सेपरेट करता है. एंड द नेक्स्ट लोब वुड बी कॉल्ड द ऑक्सीपिटल लोब. और इसको, इस सर्कस को हम बुलाते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस. तो पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस क्या कर रहा है, पेराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट कर रहा है. एंड एक सर्कस काफी डीप है, जस्ट लाइक द सेंट्रल वन जो कि हमने वहां देखा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में, वो काफी डीप था, इसीलिए उसको हमने बुलाया था फिशर. सिमिलरली ऐसा ही डीप सर्कस आपको यहां पर देखने को मिलेगा. और ये जो डीप सल्कस है, इसीलिए इसको हम यहां पर फिशर का नाम देंगे. एंड इसका एक स्पेशल नेम है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द सिल्वियन फिशर. क्या बुलाते हैं इसको हम, द सिल्वियन फिशर. ओके, और ये सिल्वियन फिशर क्या कर रहा है, हमारे बाकी तीन लोब्स को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट लोब विच इज द टेम्पोरल लोब, जो कि हमारी टेम्पोरल बोन के पास प्रेजेंट है. फाइन, ओके. अब एक चीज यहीं पर हमको समझनी है, ये जितने भी एरियाज है ना,
ये जितने भी लोब्स हैं ब्रेन के, दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट रिसेप्शंस। मतलब ये आपको यहाँ पर ना बहुत सारे सेंसरी और मोटर रिसेप्शंस मिलेंगे, मतलब साइट्स मिलेंगी जहाँ पर इम्पल्सेस जो हैं वो रिसीव होती हैं इन द ब्रेन रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ अ सेंसेशन और अ स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रीजन मैं यहाँ पर मार्क करने जा रहा हूँ, दिस एंटायर रीजन, ओके, so what I'm going to do is I'm going to mark it like this. I hope आपको ये visible हो clearly. So ये जो region नजर आ रहा है ना, this is called the motor region. क्या बुलाते हैं इसको हम? motor region. वहीं पर आपको कुछ region यहां भी नजर आएगा in the पैराइटल लोब। अच्छा मैं बता दूं, ये दोनों की जो रीजन मैं बता रहा हूं ये आपके सेंट्रल सल्कस के लेफ्ट एंड राइट साइड पड़ेंगे। तो सेंट्रल सल्कस से टुवर्ड्स द फ्रंटल रीजन जो आपको यहां पर रीजन मिल रहा है ना, दिस इज द मोटर रीजन, जहां पर मोटर रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, मतलब जो भी ब्रेन का रिस्पॉन्स होगा टू एनी स्टिमुलस वो यहीं से पास होगा टू दैट इफेक्टर ऑर्गन। फिर यहां पर आपको कुछ सोमैटोसेंसरी रीजन मिलता है। सो दिस इज द सोमैटो सेंसरी रीजन, ठीक है। अच्छा, अब आपको इवन कुछ और एरियाज बता दो। फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, यहां पर ना आपको मिलता है, इसको भी मैं किसी कलर से, सपोज मैं येलो कलर से कर देता हूं, ठीक है। आई एम मार्किंग अ रीजन ओवर हियर, यू सी दिस रीजन। ऑक्सीपिटल लोब में ये जो रीजन है ये एसोसिएटेड होता है विद द विजन, तो इसीलिए इसको हम विजन रीजन या फिर विजन या विजुअल एरिया भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? विजुअल एरिया, ओके। इन सभी को आप ना एरिया भी मेंशन कर सकते हो रीजन के अलावा। इसको हम सोमैटोसेंसरी एरिया बुला सकते हैं, इसको मोटर एरिया बुला सकते हैं, रीजन चलेगा। तो दिस इज द विजुअल एरिया। एंड यहां पर इस टेम्पोरल लोब में अगेन आपको हियरिंग से रिलेटेड सेंसेशन जो है वो फील होगा, और उसके लिए अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ रीजन जो कि इससे एसोसिएटेड होने वाला है। एंड यहां पर वो जो रीजन कहलाता है दिस इज कॉल्ड द ऑडिटरी एरिया। सो ये हमें हियरिंग का परसेप्शन में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑडिटरी एरिया। फिर आपको ना यहां पर फ्रंटल लोब में एक रीजन मिलेगा जिसको भी मैं मार्क कर देता हूं सेपरेट कलर अगेन, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग येलो अगेन। सो यहां पर आपको एक एरिया मिलता है विच इज कॉल्ड द ब्रोकस एरिया। ये जो ब्रोकस एरिया है ये हमें स्पीच का जो प्रोडक्शन करते हैं, हम जो बोलते हैं ना, उस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज द ब्रोकस एरिया एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। तो यू सी आपको यहां पर बहुत सारे सेंसरी, बहुत सारे मोटर एरियाज मिल रहे हैं। एंड जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं जहां पर मैंने कुछ मार्क नहीं किया है वो मेजर एरियाज कहलाते हैं। वो तो ना ही ज्यादातर सेंसरी होंगे ना ही मोटर होते हैं, दे आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज। तो मेजॉरिटी ऑफ एरियाज आपको एसोसिएशन एरियाज मिलेंगे। ये वो एरियाज हैं जो कि हमारे इंपल्सेस को प्रोसेस करके स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, राइट। तो ये हमें एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या थॉट्स के फॉर्म में किसी भी चीज को। तो मेजर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज एसोसिएशन एरियाज, जहां पर क्या हो रहा है, हमारे जो भी इंपल्सेस हैं वो प्रोसेस होकर स्टोर हो रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट थॉट्स एंड मेमोरीज। क्लियर? एक्सपीरियंसेस, थॉट, मेमोरी, वो सब एसोसिएशन एरिया से मिलकर बनती है। सो रिमेंबर द मेजर पोर्शन, आई एम गोइंग टू मेंशन इट हियर, मेजर पोर्शन ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। So major portion of the cerebral hemisphere is formed of the association areas. ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ओके, होपफुली आपको यहां तक की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कुछ हुई होगी। सो ये तो हमने समझ लिया भाई कि कितने वेरियस लोब्स हैं हमारे ब्रेन के। चलो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आते हैं व्हेन इट कम्स टू द ब्रेन और द सेरिब्रम इटसेल्फ। तो यहां पर आपको एक टर्म समझने हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। सो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है बच्चों? नाम बता रहा है कुछ पोर्शन होगा ब्रेन का जो कि ग्रेश अपीयर करता होगा, हेंस कॉल्ड ग्रे मैटर, और कुछ व्हाइट अपीयर करता होगा, हेंस कॉल्ड व्हाइट मैटर। बट है क्या ये एग्जैक्टली? आपको पता है ब्रेन क्या है? ब्रेन डेफिनेटली हमारा एक नर्वस टिश्यू ही है ना, एक तरीके का नर्वस ऑर्गन है, तो ऑब्वियसली वो भी कंपोज होगा न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन्स के वो एरियाज जहां पर देखो, ऐसा एरिया जहां पर न्यूरॉन का कलेक्शन हो रहा है किस फॉर्म में,
या तो उनके साइटॉन्स एक जगह पर इकट्ठे हैं या फिर कुछ एक्सॉन जो कि नॉन माइलिनेटेड हैं. So remember this point really well. What I'm trying to say is gray matter is basically a collection of the cell bodies of the neurons. या फिर एक्सॉन्स अगर हैं तो सिर्फ नॉन माइलिनेटेड होने चाहिए. और जब भी किसी भी ब्रेन के हिस्से में साइटॉन्स या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स इकट्ठा होते हैं, दे अपीयर टू बी ग्रे. और ग्रेश अपीयरेंस की वजह से उस पोर्शन को हम ग्रे मैटर बुलाते हैं. सो ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा जब आप ब्रेन का सेक्शन कट करते हो ना. ब्रेन का अगर आप, मैंने बताया, कोरोनल सेक्शन कट करते हो तो आप देखोगे जो सेरिब्रम का सरफेस है ना, जो सेरिब्रम का सरफेस है वो आपको ऐसा ग्रे अपीयर करेगा. बिकॉज इस एरिया में क्या है? कलेक्शन होता है साइटॉन्स का एंड दी नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स का. सो जितना भी सरफेस नजर आ रहा है, द सेल्स जो एक्चुअली फॉर्म करते हैं द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, दे फॉर्म द ग्रे मैटर. ये बात समझ में आ गई? सो दे फॉर्म द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रम का कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बोले तो आउटर रीजन. सो आउटर रीजन की बात कर रहे हैं. ये आउटर रीजन जो है ना, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स. आई एम मेंशनिंग इट हियर. सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये. फिर आता है द व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर जैसा कि नाम बता रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ कलेक्शन ऑफ ऐसी चीजें जो कि व्हाइटिश अपीयरेंस प्रोवाइड करें. तो जब आप देखते हो जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स बोले तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है एक्सॉन पे. माइलिन शीथ मैंने बताया था फैटी है, और फैटी जब भी कोई चीज होती है ना तो वो व्हाइटिश अपीयर करती है. इसी वजह से जो व्हाइट मैटर है ना वो ओपेक व्हाइट अपीयर करता है, बिकॉज वहां पर कलेक्शन होता है माइलिनेटेड एक्सॉन्स का. राइट. सो ये जो व्हाइट मैटर है ये आपको फॉर्म करता हुआ नजर आएगा द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन और द सेरिब्रम, हेंस कॉल्ड द सेरिब्रल मेड्यूला. तो बीच का जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल मेड्यूला. So what you see is, in case of brain, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आउटर रीजन है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और जो सेंट्रल रीजन है इट इज मेड अप ऑफ द व्हाइट मैटर. बट जब आप स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अभी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी वोंट डिस्कस इट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू एज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द टू. ब्रेन के केस में आउटर ग्रे मैटर होता है, इनर व्हाइट मैटर. बट इन स्पाइनल कॉर्ड यू विल फाइंड आउटर व्हाइट मैटर होगा और अंदर ग्रे मैटर होता है. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. सो उसको मैंने यहीं पर बताई थी आपको. चलो, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी हो गया. अब हम बात करने वाले हैं दी अदर टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, विच इज फोर ब्रेन के ही, विच इज द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. थैलेमस की बात करते हैं. एक्चुअली ये एक ऐसी बॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, जो कि ना आपको, आप देखोगे आपका जो सेरिब्रम है वो पूरी तरह से ना इसको कवर करके रखा हुआ है. सो देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जिसको कि कवर करके रखा है द सेरिब्रम. तो देखो यहां पर ये तो पूरी तरह से कवर्ड है, राइट. तो आपको बीच में ना ऐसे दिखाया जा रहा है कि बीच में फंसा हुआ है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द थैलेमस. नाउ ये जो थैलेमस है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ना रिले सेंटर माना जाता है, बिकॉज इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. तो मतलब जो भी सेंसरी या फिर मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं, सेंसरी इंपल्स होंगी, वो यहीं पर जाके डिसाइड होती हैं कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ट्रांसफर की जानी, कौन से एरिया में पहुंचनी है. राइट. तो अगर विजुअल रिलेटेड है तो कौन से लोब में जाना है, राइट. अगर ऑडिटरी रिलेटेड है तो किस लोब में जाना है, कहां पर पहुंचाना है, ब्रेन के किस हिस्से में जाना है वो सिग्नल, उसका ये डिसीजन यहीं इसी पॉइंट पे किया जाता है. सो इट इज अ रिले सेंटर. ठीक है. फॉर दी मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग. ये बात क्लियर है? आप इसी थैलेमस का बेस या फिर आप कह सकते हो फ्लोर बनाता है एक और स्ट्रक्चर जिसे हम बुलाते हैं हाइपोथैलेमस. सो इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द थैलेमस. और ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है ना, ये इट हैज सेंटर्स फॉर वेरियस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. मतलब हमारी बॉडी की बहुत सारी वो एक्टिविटीज जिनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके सेंटर्स यहाँ इस हाइपोथैलेमस में आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, मतलब हमारा जो थर्मो रेगुलेशन है, जैसे हम थर्मो रेगुलेशन बुलाते हैं, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन वो हाइपोथैलेमस करेगा. सिमिलरली थर्स्ट और हंगर जैसी जो फीलिंग्स होती है ना, उसको भी ये कंट्रोल करता है. सो थर्स्ट एंड हंगर जैसी फीलिंग, ओके, यहीं पर कंट्रोल होगी. इनफैक्ट आपको यहाँ पर हाइपोथैलेमस में ना कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मिलेंगे जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंडोक्राइन इन नेचर, और वो सिक्रीशंस डेफिनेटली हार्मोन्स कहलाते हैं, और हाइपोथैलेमस से बनने वाले उन हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बुलाएंगे. ठीक है.
सो होपफुली आपको थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से रिलेटेड ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. नाउ विल बी टेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फोरब्रेन जो कि काफी डीपली सिचुएटेड है. ऑल्दो वी हैव नॉट लिस्टेड इट डाउन एज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, बट वी विल हैव टू स्टडी इट. दैट इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कह लो, इवन इसको ना हम अपने ब्रेन का इमोशनल पार्ट कहते हैं. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन. ठीक है. अब इस इमोशनल ब्रेन में आखिर क्या होता है? यू विल फाइंड समथिंग. सी, पहली चीज तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस. तो दो स्ट्रक्चर्स जो कि आपको यहां दिखाए जा रहे हैं. सी, देयर इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिग्डाला. नाम ही एमिग्डाला इसलिए पड़ा है बिकॉज इट रिजेंबल्स एन आलमंड. आलमंड का साइंटिफिक नेम है प्रूनस एमिग्डालस, राइट? तो उसी से ही नाम आता है एमिग्डाला. सो एमिग्डाला मींस इसका जो शेप है ना, इट इज गोइंग टू बी आलमंड शेप. और अनदर स्ट्रक्चर आपको मिलता है दैट इज हिप्पोकैम्पस. सो एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस जैसे स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं हमारे इमोशनल ब्रेन को, विच अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं बॉडी के कुछ इमोशनल बिहेवियर्स को. फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल बिहेवियर हो, इमोशनल रिएक्शंस हो, आप हैप्पी हो, सैड हो, ऑल दीज थिंग्स, एंगर, है ना, वो सारी चीजें, रेज, वो सभी यहाँ कंट्रोल होता है. एंड इवन मोटिवेशन भी यहाँ पर कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है बाय दिस पार्ट. तो लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इन सभी बिहेवियर्स को, चाहे वो सेक्सुअल बिहेवियर हो, चाहे इमोशनल एक्सप्रेशन हो, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, या फिर हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स क्यों ना हो, वो सभी के सभी लिम्बिक सिस्टम और द लिम्बिक लोब या फिर इमोशनल ब्रेन ही कंट्रोल करता है, जिसमें पार्ट्स होते हैं लाइक एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस. सो आई होप आपको वेरियस पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन अब क्लियरली समझ आ गए होंगे. तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड द मिड ब्रेन, जिससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज rather not very significant as a part, right? तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है पहले तो ये जान लो. तो मिड ब्रेन भी कंप्लीटली एम्बेडेड होता है इनसाइड अवर सेरिब्रम. सेरिब्रम के एकदम अंदर ना छुपा हुआ है, सेरिब्रम ही इसको कवर करके रखा हुआ है. सो नाउ यू सी इट इज लोकेटेड. इसकी लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी बिटवीन दी थैलेमस या हाइपोथैलेमस, क्योंकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या ही है, हाइपोथैलेमस बेस बना रहा है ऑफ दी थैलेमस, राइट? सो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ये बीच में किसके साथ? It is found between the thalamus and the pons of the hindbrain. Pons viruli जो कि hindbrain का पार्ट है और thalamus जो कि forebrain का पार्ट है, उनके बीच में ये lie करेगा. How? Let's see. Pay attention here. ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको मिड ब्रेन दिखा रहा है. This is the part of the मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन है, इतना छोटा सा हिस्सा. तो देखो ये ऊपर जो है वो कवर्ड है विद द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन विच इज थैलेमस, और नीचे की तरफ इट इज कवर्ड बाय pons viruli विच इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. तो यहां पर हाइंड ब्रेन, राइट, और ऊपर की तरफ थैलेमस के बीच में ये जो रीजन लाई कर रहा है, दिस इज व्हाट इज द मिड ब्रेन. फाइन, ओके. अब ये ना एक्चुअली डोर्सल साइड दिखा रहा है, पीछे वाले साइड से देख रहे हैं हम अपने ब्रेन को, मिड ब्रेन को. तो अब आप देखोगे इसके थ्रू ना एक आपको कैनाल पास करती हुई नजर आती है. देयर इज अ सेंट्रल कैनाल जो कि इसके थ्रू पास कर रही है. इस कैनाल को हम बुलाते हैं दी सेरिब्रल एक्वेडक्ट. क्या बुलाते हैं इसको हम? वी कॉल इट सेरिब्रल एक्वेडक्ट. ठीक है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना एक और स्ट्रक्चर जो कि हमने मेंशन किया हुआ था ओवर देयर, हमने पहले तो अच्छा एक और स्ट्रक्चर यहां देख लो. एक टर्म आता है कि यहां पर ना आपको डॉर्सली देखने पे आपको 4 लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. तो देख लो आपको यहां पर ना मैं क्या करने वाला हूं, आई विल डू समथिंग, मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं. आपको इस तरीके से अ पेयर ऑफ लोब्स ऊपर नजर आ रही है and a pair of lobes उसी के नीचे नजर आ रही है, something like this. Can you see? So these are two superior lobes जिन्हें हम बुलाते हैं superior colliculus और the superior colliculi. So these are superior colliculi, ऊपर वाली 2, and नीचे वाली जो 2 हैं उन्हें हम बुलाते हैं inferior colliculi. अब देखो एक साइड का superior और inferior colliculi मिलके बनाता है corpora bigemina. Because these are two structures which is forming one body. So corpora bigemina मतलब एक साइड का superior colliculi और नीचे का inferior colliculus, दोनों मिलके बना रहे हैं corpora bigemina. बट अगर ऐसे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो अब आपके पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बन गए, hence called corpora quadrigemina. Quadri means 4, right? तो इस तरीके से ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं together they are forming the quadrigemina.
ये बात आ गई समझ? तो ये है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब नाउ एक चीज और नोटिस करो, आपको ना पॉन्स के ऊपर ये एक रीजन नजर आ रहा है, यू कैन सी, आई होप सो, इसको किसी और कलर से लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर आपको एक ही साइड से नजर आ रहा है, यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है द सेरिब्रल पेडंकल। इसे हम बुलाते हैं सेरिब्रल पेडंकल, जिसको कि हमने मेंशन किया था व्हाइल वी वर डिवाइडिंग द ब्रेन इनटू वेरियस डिविजन। तो हमने मिड ब्रेन में देखा था दो पार्ट्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, राइट, एंड दी सेरिब्रल पेडंकल, जिसकी पोजीशनिंग मैंने आपको दिखा दी है, और ये आपको डॉर्सल व्यू यानी कि पीछे से ही देखने को मिलेंगे, राइट। और कैनाल का नाम तो मैंने बता ही दिया था, इट इज कॉल्ड दी सेरिब्रल एक्वेडक्ट। फाइन, होपफुली आपको मिड ब्रेन का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम बढ़ते हैं टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द हाइंड ब्रेन। So बच्चों, टेकिंग अप द हाइंड ब्रेन नाउ, which is composed of 3 parts, जो कि आपको याद होगा, one is pons virilli, other one cerebellum, and the last one is medulla oblongata। बात करते हैं about the pons virilli। pons virilli बेसिकली कंटेन करता है फाइबर्स के कुछ ट्रैक्ट्स को, जो कि इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन्स को। तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं कुछ यहाँ पर फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के ट्रैक्ट्स, which is forming the pons virilli itself। आता है नेक्स्ट पार्ट which is the cerebellum। cerebellum जो कि नाम ही है ना, it itself means the little brain। what does it mean? The little brain। अब ये जो लिटिल ब्रेन है, ये आपको इस तरीके से पोस्टीरियर साइड पे देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ देखो, देखा? तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, इसमें आपको पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड सरफेस नजर आएगा इसका, मतलब इसका जो सरफेस है ना, वो आपको स्मूथ अगेन नहीं नजर आएगा, वो कुछ ऐसे कॉन्वोल्यूशन शो कर रहा है, राइट, फोल्डिंग शो कर रहा है। ये जो फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग बेसिकली हेल्प करती है टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स इन दिस पार्ट। ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर समा सकें, इसलिए ही कॉन्वोल्यूशंस यहाँ पर अकर करती हैं। तो इट हैज अ कॉन्वोल्यूटेड सरफेस टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, ये हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेटिंग द मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर्स। सो इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि जितने भी हमारी वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं या फिर जो हमारी बॉडी पोस्चर का मेंटेनेंस है ना, वो ये पार्ट रेगुलेट करता है। तो आप सभी ने कभी देखा होगा कि जब भी एक पर्सन, यूजुअली आपने किसी ड्रंक पर्सन को अगर देखा होगा, कोई अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, सेवरल टाइम्स यू विल फाइंड ऐसे पर्सन जो कि ड्रिंक किए हुए हैं अल्कोहल को, दे वॉक क्लमजीली, वो वो सही से चल नहीं पाते, सीधा नहीं चल पाते हैं, दे वॉक हियर एंड देयर, और वो गिरते पड़ते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू इवन बैलेंस देयर बॉडी। इट इज सो बिकॉज अल्कोहल जो है वो जाके सेरिबेलर बेसिकली रिसेप्टर्स पे बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को हैम्पर कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है ना इन द मूवमेंट, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, एंड सिंपली बॉडी पोस्चर भी मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ही एक ड्रंकर्ड या फिर एक ड्रंक पर्सन आफ्टर हैविंग कंज्यूम्ड अल्कोहल प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता है, ही और शी वॉक्स क्लमजीली, एंड दिस इज द रीजन। ठीक है, ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा सेरिबेलम का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, राइट। एंड लास्टली वी हैव इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों जो कि बहुत सारे इंटरनल जो इनवॉलंटरी और लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज है ना, उनको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स यहाँ प्रेजेंट हैं। सो इट कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज हो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सिक्रीशन हो, वो सभी के सभी कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन दिस मेडुला। मेडुला में इनके सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं तो इन एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है, इनके मैंने नाम मेंशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो होपफुली आपको हाइंड ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म आता है जिसके साथ मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा, दैट इज द ब्रेन स्टेम। सो ये टर्म जो आता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेन स्टेम बेसिकली हम बुलाते हैं तीन चीजों के तीन चीजों के यूनियन को। सो कौन कौन से वो तीन चीजें? पहली चीज देखो, ब्रेन स्टेम क्या हो रहा है, जो ब्रेन का एक्चुअली स्टेम वाला हिस्सा बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं। तो ये जो ब्रेन स्टेम है ना, ये कंपोज होता है तीन हिस्सों से, द मिड ब्रेन, pons virilli एंड द मेडुला। So remember, brain stem is nothing but the collection of these three structures together. They will form the stalk of the brain. यहाँ पर आता है mid brain, जो कि इस तरीके से लोकेटेड है। उसके नीचे you will find the pons virilli, this blue region, and नीचे मिलेगा medulla oblongata. Together ये तीन structures contribute करते हैं for the formation of the brain stem. And with this, we will wrap up today's session.
तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए वो आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।